अस्सलाम वालेकुम। पनामा पेपर्स पाकिस्तान में ख़बरों में हेडलाइन है और क्या फ़ैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट में, सियासी असरात उसके बहुत दूर रस होंगे। जो प्रोसीडिंग्स अभी तक सामने आई उसमें दीगर इल्ज़ामात के साथ साथ एक सेंट्रल इशू जो है वो हुदैबिया पेपर्स मिल के हवाले से आता है, जहाँ कहा जाता है कि एक पुराना एफिडेविट है जो काफ़ी अर्सा पहले दिया गया था, जिसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आती हैं। वो मामला हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर तो डिसमिस हो चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग में दोबारा वो इशू बड़ा स्ट्रांगली हाईलाइट हो रहा है। उसकी हकीकत क्या है, वो कैसे आगे चलेगा, उसकी आज वैल्यू है या नहीं है, एक अहम खबर है। उसके ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल, पनामा की तहकीकात, लीगल रिफॉर्म्स, ये आइंदा हमें किस समत में लेकर जाएंगे, ये सारे सवालात और इनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं मेहमान शख्सियत वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया अपनी मसरूफियत से आपने वक्त निकाला। सबसे जो हॉट टॉपिक है वो हुदैबिया पेपर्स मिल में एक आपका एफिडेविट है, जिसमें बार बार ये तज़किरा किया जाता है कि जो पैसे गए थे यहाँ उसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी और आपने इस पे एफिडेविट दिया था। उसकी हकीकत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ये 24 साल से इस मुल्क में इसका ड्रामा लगा हुआ है और 94 में सबसे पहले आपको याद होगा हुदैबिया पेपर का केस हुआ, जो कि 96 में लाहौर हाई कोर्ट ने उसको क्वैश किया। इकनॉमिक रिफॉर्म एक्ट की वायलेशन थी 1992 की। उसके बाद ये फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने उसको फिर रीसरेक्ट किया और उसमें बारिंग एक और लैंडिंग जो अल तौफीक की थी, उसके अलावा उसमें कोई चीज़ नहीं है, कॉपी पेस्ट है सब कुछ और फोटो कॉपीज़ हैं लेजेस की। मेरा जहाँ तक उसमें इन्वॉल्वमेंट है, मैं ऑब्वियसली एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन था एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और वो कंसोर्शियम ऑफ बैंक्स की वो लैंडिंग थी। और वो हुदैबिया पेपर कॉर्पोरेट ट्रांजैक्शंस हैं, उसमें हमारा जो अदारा था उसके जो बोरर थे, सैगल्स भी थे, उसमें कॉलोनीज भी थे, उसमें इदारे का क्या नाम था? अजवेरी मुदारबा था, फर्स्ट अजवेरी मुदारबा लिस्टेड था स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो बात, और फिर मैंने 1992 से उसको छोड़ा भी हुआ है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल इस मुल्क में उसको बार बार 26 क्लॉशन कोफ्स और आप अटक तक हो आए। तो जो डाक इरा वही इरा था जिसमें जजों को नज़रबंदी उसी डिक्टेटर ने किया और घरों में बंद कर दिया। अगर मियां नवाज शरीफ सड़कों पे ना निकलते तो शायद बाकी जो इस वक्त पटिशनर हैं वो तो अपनी दीवारें फलांग के पिंडी से भाग गए थे, इमरान खान साहब। तो ये जो इसकी अब लीगल क्या है, ये दोबारा 2014 में इस लाहौर हाई कोर्ट ने आपने एफिडेविट दिया कब था, अगर पता चल जाए? वो तो 2000 की बात हो रही है ना। उस वक्त क्या जेर हिरासत थे आप या क्या? 26 क्लाशनकॉफ के घर पहले अटक था, फिर घर था, उसको भी 26 क्लाशनकॉफ के लोग जो थे वो जैसे कोई बहुत बड़ा कोई टेररिस्ट उधर होता है। बहरहाल वो डाक रहा है, मुझे वो थोड़ा सा मैं जब यो याद आता तो इमोशनल हो जाता हूँ। और इमरान खान ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो उन हालात में वो आपके पास सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो एफिडेविट एक्सेप्टेबल नहीं है जो आज पटिशनर है जिसने 10 नंबर पे मुझे डाला है। अच्छा, एक दूसरा ये कि आप अपनी जुडिशरी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। पाकिस्तान की जो एपेक्स जुडिशरी है, लाहौर हाई कोर्ट ने 2014 में आफ्टर ईयर्स ऑफ हियरिंग उसको, उस डॉक्यूमेंट को, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम आप निकाल लें, आप मुख्तलिफ और आपके पहले दिन से मुशर्रफ के होते हुए कहता था जब भी कोई डॉक्यूमेंट की बात होती थी कि ये ट्रैश है, मैं यूज लफ्ज़ ट्रैश का करता था। उस डॉक्यूमेंट को, उस जजमेंट में ये लिखा गया है कि दिस हैज नो एविडेंशियरी वैल्यू। आप अकलमंद हैं कि नो एविडेंशियरी वैल्यू मीन कि ये रद्दी का टुकड़ा है, ये जो मैं कहता था ट्रैश है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी उसको लिखा। एक उसके बाद भी जो माशाल्लाह हमारे जो अपना सियासी दोस्त हैं, वो कई होते हैं नहीं, सबके दोस्त दुश्मन होते हैं, उनमें से एक ग्रोह जो था उन्होंने 2014 में और 15 में ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये आर्टिकल 62-63 की रिट की कि जी उस डॉक्यूमेंट के ऊपर इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए सेनेट से। वो रिट डिसमिस हुई, उसका भी जजमेंट मौजूद है। और उसके बाद वो इंट्रा कोर्ट अपील में गए। जरा बात पूरी कहानी सुन लें एक सेकंड। इंट्रा कोर्ट अपील में गए, उसमें भी उस इंट्रा कोर्ट अपील को भी डिसमिस किया गया और कहा कि जी ये मामला जो है, ये जो स्टेटमेंट है, ये अब वो एक यानी सियासत के लिए आप उसको लहराते रहें। यानी यहां तो हाल ये है कि पटिशनर साहब एक प्रॉपर्टी जहां से शुरू हुए फ्लैट्स की, वो 50 अरब की कही, उसके बाद वो एक महीना पहले उसकी 4 अरब पे आ गए, पिछले हफ्ते वो 30 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये मामला सब जुडिस है, आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। लेकिन इट इज पेनफुल
कि जी आपने जुडिशरी को रिस्पेक्ट करना नहीं सीखा। मुझसे उन्होंने डील किया हुआ है ना धरने में, मुझसे उन्होंने डील किया हुआ धरने में, आपको याद होगा। और हमने ऑडियंस किया धरने में, उनके नाम, उनके जो उन्होंने कहा कि जी नासुल मुल्क साहब होने चाहिए, फला, हमने सब कुछ किया। उसके बाद जो ही उनके जरा भी वाइब्स आई उनके खिलाफ फैसले की, तो उन्होंने उरी जजेस को तनकीद का निशाना बनाया। और भाईजान अपना अपना गिरवान देखो, यू हैव ऑफ शोर बच्चा, यू हैव एन ऑफ शोर कंपनी, यू हैव बीन प्लेइंग डोनेशन एंड ज़कात जो मुझसे भी लेते रहे हो, उसके साथ तुमने बेईमानी और की है। तुम तो वैसे ही डिस्क्वालीफाइड हो, तुम्हें तो इस हाउस से वैसे ही, अगर तुम रेलवे मिनिस्टर को कहते हो तुम कर दो, इस्तीफा दे दो क्योंकि वो हो गया, तो वहां तो एक सेक्रेटरी का अफेयर निकल दो, अब उसको इस्तीफा देना पड़ता है मिनिस्टर को। तुम भी इस्तीफा दो ना, कि तुम मान चुके हो कि जी माजी छोड़ो भाई, तुम्हारा माजी छोड़ दें और तुम बाकियों की जो, ये एक ऑलरेडी एडजुडिकेटेड मैटर है। ये इन्होंने एक तमाशा लगाया हुआ है इस मुल्क को, एक तरफ इकोनॉमी बेहतर हो रही है, ये इन्होंने 2014 में भी ये तमाशा किया था और इन्होंने दोबारा ये तमाशा शुरू किया हुआ है। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान जो है ना वो अपने सफर पे जारी सारी है। और आप भी देखते हैं कि दुनिया 2013 का आज पाकिस्तान नहीं है। 2014 में इल्जाम यह था कि धरने के पीछे कुछ ऐसे नासिर हैं, जनरल ज़हीरुल इस्लाम का नाम आ गया था, क्या अभी भी कुछ ऐसे नासिर थे? नहीं, शायद उनको कोई खुशफहमी हो, पर मैं नहीं समझता कोई अनासर थे। या अनासर थे तो 2 नवंबर का धरना उनसे नहीं हो सका ना। वो शायद ये समझे कि शायद यानी उनके जो अज़ाइम थे पूरे नहीं हुए, वरना तो उस वक्त अब अंपायर की उंगली देखते थे। और इस टाइप मैं देखिए मलक साहब, मैं उनके जाती जो पिटिशनर है ना, कोई इमरान खान है ना पिटिशनर मेरे खिलाफ, मैं उनके जाती एथिकल, फाइनेंशियल, मॉरल, मैं उनके उस बात नहीं करना चाहता, वरना वो अपनी शक्ल नहीं दिखा सकेंगे इस कौम को, आवाम को। चंद साल पहले जो उन्होंने दुबई में एक DAFC की क्लब में जो हरकत थी उनकी, मैं वो बताऊं तो उनको शर्म आएगी, लेकिन उनके जाती मामला है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। ये एक प्रोफेशनल मामला है। लेंडर भाई, मैं एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव था और एक अदारा था, 92 से मैंने छोड़ा है, अब 24 साल हो गए, अब उसकी जान ही नहीं छोड़ते। जब अल तौफीक का केस हुआ, अल तौफीक से जब बारो किया गया, उस वक्त भी हजवेरी ट्रस्ट आपका था? नहीं, उसमें अल तौफीक की, ना तो अल तौफीक को हजवेरी की लैंडिंग है, ना ही हुदैबिया ने ये सेटलमेंट, हुदैबिया ने सारी सेटलमेंट अपनी कर दी थी 99 कू से पहले। जितने उनकी कोलेट्रल थी कैश हुई, तमाम बैंकों की जो आउटस्टैंडिंग थी, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कंसोर्शियम थी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, उसके साथ उन्होंने अपना मार्कअप जो भी बनता था, कोई मार्कअप राइट ऑफ नहीं करवाया। अल तौफीक की ट्रांजैक्शन तो बाद में सेटल होती है, 2000 में जाकर सेटल होती है, 99 नवंबर में, जब हुकूमत जिसमें सो चुकी थी उस वक्त जाकर सेटल हुई, आफ्टर द कू, बट उस पे जजमेंट आ गई। बट ये जो कंसोर्शियम है, ये कंसोर्शियम की लैंडिंग में वो नहीं था, वो हजवेरी मुदारबा उसमें नहीं था, हजवेरी मुदारबा नहीं था, वो नहीं था। ना ही इस हुदैबिया की जो लैंडिंग थी, ये तो उल्टा है। ये कहते हैं कि जी वो यहां से तो ये तो लेंडर्स जो पैसे दिए वो तो बाहर नहीं गए, यहां से पैसा गया बाहर। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का तो एलिगेशन ये है कि पैसा यहां से बाहर गया, फिर जब कोर्ट का फैसला आया हुआ था तो वहां आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट भी किया, सोर्स ऑफ फंड नहीं बताया, ये इल्जाम है ना। तो देखे ना वो उसमें देखे रिकॉर्ड के एक भी है 11 वॉल्यूम उसके जो फोटो कॉपीज। अच्छा, प्रूडेंशियल रेगुलेशन के तहत स्टेट बैंक को रिपोर्टिंग होती थी और 87 से लेके आगे बेनजीर साहबा थी और फिर हमारा टेन्योर आया, उसके बाद यानी टेन्योर देखे, फिर बेनजीर साहबा का आया, फिर मुशर्रफ का आया। अगर कोई ऐसी चीज होती तो आपका ख्याल है कि वो उसका हिस्सा ना बनाते? बेनजीर के टेन्योर में रहमान मलिक ने एक रिपोर्ट की हुई है, आपके जहन में होगा, और उसमें ये इल्जामात उन्होंने दोहराए थे। मैं अर्ज करूं तो फिर 96 में हुदैबिया क्रैश हुआ, ये तो वैसे ही डबल जेओपार्डी के तहत FIA की रिपोर्ट थी, उस वक्त रहमान मलिक FIA में थे। अर्ज कर रहा हूं कि 96 में क्रैश हुआ, वो लोकल लोन वाला मामला है। अच्छा, अल तौफीक वाला फिर भी एग्जिस्ट करता है। उसके बाद ये 2014 में क्रैश होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ ये अल तौफीक की ट्रांजैक्शन ऐड की गई, बाकी सारा कॉपी पेस्ट है और लेंडर्स बाकी की तरह। मेरा मतलब है कि आप कौन लेंडर था उसमें बैंक्स का, उसमें सिटी भी था, एट वन टाइम बैंक ऑफ अमेरिका भी था, फैसल भी था, उसमें अलबरका, उसमें मुख्तलिफ थे इंस्टीट्यूशन इस तरह। वो तो आपने स्पेस छोड़ी, किसी और ने ले ली, तो वो इट रिवॉल्व। हजवेरी मुदारबा का तो 18% के करीब था टोटल लैंडिंग का, लेकिन दे पेड एवरी पेनी, टू बी फ्रैंक, दे पेड एवरी पेनी, और मार्कअप भी पे किया, कोई राइट ऑफ किसी इंस्टीट्यूशन का नहीं है। अल तौफीक की सेटलमेंट कैसे हुई? अल तौफीक की सेटलमेंट आई एम नॉट प्रीवी के, वो आई एम श्योर कि दे विल गिव द एविडेंस, उन्होंने वकला को देंगे एविडेंस। लेकिन आज जो वकला थे वहाँ तहरीक इंसाफ के, उनका एक इल्ज़ाम ये भी था कि नैब वालों ने आपसे पूछा ही नहीं, हाई कोर्ट में भी जाके उन्होंने अपील ही नहीं की जब फैसला आया, और इल्ज़ाम ये है कि वो जो जज हैं फ़ारूक इरफान, उनका तो अपना नाम पनामा में शामिल है। देखिए, इस तरह तो आपने, खान साहब ने तो कसम खाई है कि किसी की उन्होंने इज्जत नहीं छोड़नी। FBR का चेयरमैन को वो फजूलियात बकते हैं, FIA के चेयरमैन के वो कहते हैं, नैब के चेयरमैन के वो कहते हैं, वो कोई फरिश्ता है? हु इज ही? आई डोंट रिकग्नाइज हिम।
मुझे तो उसका असली किरदार का पता है कि हु इज इमरान खान। मोबिलाइज कर लेना लोगों को और फिर इस तरह की बातें कर लेना, मेरा है उनको शर्म आनी चाहिए। ही शुड पुट ए स्टॉप समवेयर एंड ड्रॉ ए लाइन। आपको अगर उनके खिलाफ कंपनीज की इंफॉर्मेशन है तो मेरे ख्याल में सबसे पहले आपको प्रोसीड करना चाहिए। बीइंग फाइनेंस मिनिस्टर आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो ऐसे फाइनेंशियल क्राइम में इन्वॉल्व है, वो उनकी पिटिशंस हैं ना, बल्कि मैं तो समझता हूं कि एज ए पाकिस्तानी ये एक ही जगह पे सुनी जानी चाहिए। वाई अपना पिटिशन अगेंस्ट इमरान का हनीम अब्बासी की क्यों कोई और जगह पे हो? इशू तो एक ही है, तो एक जगह पे सुनी जाए। एफबीआई क्यों नहीं मूव कर रहे इमरान के खिलाफ, जहांगीर तरीन के खिलाफ? वॉल्यूम्स हैं अपना मलिक साहब, डोनेशंस के पैसे खाए गए हैं, ज़कात के पैसे खाए गए हैं, वो बीवीआई कंपनीज के अपने नाम है उनके। कार्रवाई करिए उनके खिलाफ। कार्रवाई हो रही है ना, आप यू कांट हैव पैरेलल कार्रवाई। एफबीआर ने सबको नोटिस दिए हैं अक्रॉस द बोर्ड, और एफबीआर ने जाके अपना पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी को भी पूरी रिपोर्ट दी है और सब कुछ। वहां तो उन्होंने हाथ खड़े करके दिखाए। मैंने पार्लियामेंट्री कमेटी वालों से पूछा, उन्होंने कहा एफबीआर वालों ने हाथ खड़े करके दिखाया। उनको सारी इंफॉर्मेशन दी है, कुछ जवाब आए हैं। ऑब्वियसली अंडर द लॉ यू नॉट सपोज टू नेम एनीबॉडी इंक्लूडिंग किसी का भी। हमारा एससीसीपी की रिपोर्ट मैंने पढ़ी है जी, उन्होंने जो बना के लिखी है, उन्होंने पूरी कंपनी का बता दिया कि ये एक आध का ऊपर है जी, फलाना बर्जर ने ये किया और उसने वो किया, बाकियों का कुछ निकाला ही नहीं। 444 अगर कंपनीज थी तो आपको उनको नोटिस भेज के इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी अगर आपके पास एविडेंस है। देखिए, आपने अपने कानून के मुताबिक चल रहा है ना। कानून क्या कहता है? आपका कानून ERA 92 सारी ट्रांजैक्शन की प्रोटेक्शन देता है। आपका 2001 का मुशर्रफ का कानून सारी ऐसी ट्रांजैक्शन को प्रोटेक्शन देता है। आपके $7.6 बिलियन पाकिस्तान से जो दुबई में पीछे रिपोर्ट थी जो कि हमने कंपाइल करके दी, वो कानून प्रोटेक्शन देता है। मैंने ऑलरेडी इनिशिएट किया हुआ प्रोसेस कि इन चीजों को हमें स्टॉप करना चाहिए, कवानीन में तब्दीलियां लानी चाहिए और फ्यूचर के लिए इन चीजों को अगर प्रोटेक्शन देते हैं तो फिर आप इल्जाम साथ आयद कर रहे हैं कि लोग इन्वॉल्व हैं, इनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप कहते हैं साथ प्रोटेक्शन देता है, फिर प्रोटेक्शन देता है तो कार्रवाई कैसे करेंगे? कवानीन प्रोटेक्शन देता है 92 का और 2000। तो फिर आप इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? फिर किसी के खिलाफ नहीं हो सकती ना। बट दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते? लॉ प्रोटेक्ट करता है। क्यों? नहीं, अगर ये चोरी है तो सजा मिलनी चाहिए। एक सेकंड। उसमें इमरान खान साहब ने जो अपनी एनकैशमेंट FEBC के जरिए वो लोगों को बातें करते हैं, क्या उन्होंने FEBC की एनकैशमेंट नहीं की? वो क्या है? दैट इज यानी इलीगल मनी को वाइड करना। लेकिन आपके कवानीन में चूंकि वो अलाउड है तो उनको भी अलाउड है। उन्होंने भी वही काम किया जो कितने FEBC इमरान ने इस तरह नहीं है जी। आई विल नॉट गिव यू इन्फॉर्मेशन, वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि ये हुदैबिया वाले केस में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उसमें भी FEBC का ही एलिगेशन है। ये 92 का इशू है। उन्होंने खुद पूछे ना, मुझे नहीं, उससे पूछे ना, बुला के इमरान खान को पूछे कि आपने कभी जिंदगी में FEBC कैश किया है, कि आपने उसको यूज किया है अपनी मनी को वाइड करने के लिए? ही शुड आंसर यू। आई कांट गिव, मैं FBR मेरे नीचे है, मैं नहीं बता सकता, लेकिन आप उनको पूछें। क्या मियां साहब ने हुदैबिया पेपर्स मैंने नहीं किया ना, पता तो चले ना। मैं उनसे जरूर पूछूंगा। मियां साहब ने हुदैबिया पेपर्स मेल में उनके ऊपर रहमान मलिक की रिपोर्ट में एलिगेशन है कि FEBC को इस्तेमाल किया गया। क्या हुए इस्तेमाल FEBC? मलिक साहब, मैंने तो आपने फैसला नहीं करना नहीं यहाँ बैठ के। लेट दी जजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नाउ। सब्जुडिस है, अब सब्जुडिस है, फैसला हो जाएगा, खान साहब का भी हो जाएगा। लेकिन आइडियली और ऑन एक एक्विटी बेसिस के ऊपर इट वुड बी जुडिशियस कि दोनों इमरान खान साहब की पिटीशन और इमरान खान के खिलाफ पिटीशन एक ही जगह पे होनी चाहिए। वैसे मेरा इसके ऊपर एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल एक पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं चाहता हूं कि जो रूल सुप्रीम कोर्ट SOP स्टैंडर्ड जो एक ऑपरेटिंग प्रोसेस जो तय करेगी ना जी, वही लॉ 444 लोगों पे लगना चाहिए, बशमूल इमरान खान, बशमूल जहांगीर तरीन। मैं एग्री। जो SOP सुप्रीम कोर्ट तय करे नवाज शरीफ केस में वही लागू होनी चाहिए। वही अर्ज कर रहा हूं कि देखें कोई रायत नहीं होनी चाहिए। और वो मैं समझता हूं कि प्रोगेटिव है चीफ जस्टिस साहब का, और जाहिर है प्रोगेटिव है कि किस बेंच में क्या चीज जानी है, ये उनका। लेकिन सर गवर्नमेंट को इसके ऊपर पोजीशन लेनी चाहिए, आपको फ्रीक बनना चाहिए। आप फाइनेंस मिनिस्टर हैं, मैं इस पे सीरियस कंसर्न है। प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की वजह से आप लोगों पे प्रेशर होगा, लेकिन यू शुड टेक अ वेरी टफ लाइन। मैंने टफ लाइन ली है। आपने अभी बताया $7.6 बिलियन पाकिस्तान से बाहर दुबई में 5 सालों में जी, मुझे तकलीफ है। फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा तो दुखी होना ही कोई नहीं चाहिए। मैं दुखी हूं ना, मैं इसीलिए मैं कानून में तब्दीली चाहता हूं। क्या करना चाह रहे हैं? अभी मेरा ख्याल है हम उस पर काम कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए, दरखास्त दीजिए कि इन लोगों को $7.6 बिलियन लेंगे पाकिस्तान से। मैं इस पे बिलीव नहीं करता कि मुझे कोर्ट में जाके काम करना चाहिए। अगर हमने 25A की ऑर्डिनेंस जो किया है, प्ली बारगेन का हमने किया ना, ऑर्डिनेंस करके किया है ना हमने सैटरडे वाले दिन, मैं समझता हूं कि अगर कोई चीज गलत हो रही है मुल्क में, उसको ठीक करना हुकूमत का अपना फर्ज है और हम ये करेंगे।
मैं अभी नैब लॉ की तरफ भी आऊंगा, प्ली बार्गेन पे भी आऊंगा, लेकिन एफबीआर ने, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया जो लोग पाकिस्तान से बाहर देखिए, मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो कवानीन जो इस वक्त है उसके हवाले से उन्होंने नोटिस भी दिए हैं, उनके जवाब भी आए हैं, सारी चीज हो रही है। स्टेटस क्या है जी? क्या स्टेटस है? स्टेटस है दे मूविंग अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन एक्शन हुआ है किसी के खिलाफ? मेरी यार सुने ना मलक मेरी इत्तला है किसी के खिलाफ एक्शन मलक साहब, एज पर दी लॉज द लैंड होगा ना एक्शन। मैं लॉज को तब्दील करने जा रहा हूं। मैंने कंपनी ऑर्डिनेंस जो है 2016 का जो ऑर्डिनेंस करवाया, जिसको डिसअप्रूव कर दिया एक स्ट्रोक ऑफ पेन से, अपना एक रेजोल्यूशन से सेनेट में, उनका आईनी हक है। लॉ ऑफ द लैंड में प्रोविजन है, उसमें डाली है हमने। अब डाल रहे हैं, पहले नहीं है। पहले नहीं है। तो इसका मतलब है जो लोग ऑफशोर कंपनियां अभी तक बना पाए उनके खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं कर सकते। यूके में भी अभी पिछले जब ये इशू हुई है तो डेविड कैमरन साहब ने किया जो हमने चूंकि हमारा कानून बन रहा था, हम 1.5 साल से काम कर रहे थे, नया कंपनी ऑर्डिनेंस आप 32 साल के बाद 1984 का रिप्लेस करने के लिए, उसमें ग्लोबल एसेट रजिस्टर की मेंटेन करना आपकी एक यानी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी बन जाती है। अब आप क्या करेंगे? मैं इसका थोड़ा सादा जो मुझे और मेरे बहुत से देखने वालों को समझ आ जाए, 7.6 बिलियन डॉलर दुबई में है, ऑफशोर कंपनियां पनामा में, बहामास में, क्या करेंगे? मेरी सुने, हमने वो जो किया है उससे 42,000 नोटिस हमने ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद इशू कर दी। 42,000 नोटिस दिए, बशमूल उन लोगों को जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज है। देखिए, आपके पास पूरी फाइल है उसकी। एक सेकंड, नहीं इस तरह नहीं, मेरे पास फाइल कोई नहीं है। जो कंपनीज थी उनको नोटिस दिया गया कि जी ये कानून आ गया है, आप अपने इंटरनेशनल एसेट्स को डिक्लेयर करें। वो अब जो बाकी हुआ वो आपके सामने है कि उसको अभी तो ऑर्डिनेंस वो तो एससीसीपी के हो गए ना जी। क्या वो तो एससीसीपी ने कंपनीज को नोटिस दिए कि आपने फॉरेन एसेट्स बदला तो किया ना, पहले तो वो भी नहीं कर सकते थे। जो लोग जिनकी दुबई में प्रॉपर्टीज है उनको नोटिस दिए आपने? मेरे पास कोई लिस्ट नहीं है। एफबीआर के पास पूरा डेटा है, टीवी चैनल्स पे रिपोर्ट हो चुका है, टीवी चैनल कोई मॉनिटर कर लीजिए। उसमें मार्शल शाह लतीफ का नाम था। आपके यहाँ प्रोग्राम में बैठ के तो नहीं बताऊंगा ना। दुनिया में आपके नेक्स्ट डोर नेबर में इंडोनेशिया में उन्होंने अपने मुल्क के बाशिंदों को वे आउट भी दिया। जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई है उन्होंने कहा जी अपने फॉरेन एसेट्स डिक्लेयर कर दें या लोकल आपको ये देना होगा और उसके बाद आइंदा आपको इजाजत नहीं होगी। तो वील हैव टू थिंक ऑफ सेम थिंग। अगर ये भी एक ऑप्शन है सर, लेकिन उसके लिए भी ऑप्शन पे लिए इनिशिएटिव लेना पड़ता है। काम हो रहा है नहीं इस ऑप्शन क्या कर रहे हैं इस पे? मैं कांट गिव यू डिटेल भाई। अब हाउ कैन आई गिव मलिक साहब डिटेल? मैं प्री इधर बैठ के मैं दुबई यूएई की हुकूमत से राब्ता कायम किया कि उनसे फहरिस्त लें कि किन्होंने आखिर रियल एस्टेट में। मैं समझता हूं कि वो मैंने पाकिस्तान का काम कर दिया अलग फल से। वो कर दिया। मैं जनवरी 14 में मैं इजाजत ली, आपको याद होगा। अगस्त 13 में मैंने कैबिनेट से इजाजत ली कि जी मुझे स्विस के साथ बायलैटरल की इजाजत दी जाए, ठीक है। जनवरी 14 में ओईसीडी की एंटी टैक्स लॉ जो है, एंटी टैक्स एविजन, उसकी मल्टीलैटरल कन्वेंशन की इजाजत ली। 20 महीने हमने काम किया। उसके बाद उन्होंने जुलाई 2016 में हमने दो दफा कानून चेंज किया। फाइनेंस बिल 15 में अपना इनकम ऑर्डिनेंस चेंज किया टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। 16 में चेंज किया सेक्शन 107 टू द बेस्ट ऑफ माय मेमोरी। और उसके बाद हमें कंप्लायंट, लार्जली कंप्लायंट कंट्री अनाउंस किया गया। और जब हम हुए तो हमने फिर हमें जुलाई में के बाद हमें इनविटेशन आई कि अब जनाब आप मेंबर बन। ये ओईसीडी की एंटी टैक्स एविजन मलिक साहब ये ऑपरेशनलाइज होने जा रही है 2018 के शुरू में। ये ऑटो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन होगी 104 मुल्कों में। क्या यूएई से आपने डाटा लिया जिन लोगों ने रियल एस्टेट सेक्टर में 7.6 बिलियन डॉलर पाकिस्तान से ले जाके 5 सालों में लगाया? आपने डाटा लिया? साहब मैं वही कह रहा हूं कि हम इन सारी चीजों के ऊपर कॉन्शियस हैं और काम कर रहे हैं। क्या स्टेट बैंक के लॉज में प्रोविजन है कि यहाँ से पैसा ले जाके मैं 2 लाख डॉलर की जाके एक दुबई में मैं अपार्टमेंट खरीद लूं? एज ऑफ टुडे यस यू कैन। मैं कर सकता हूं। एज ऑफ मे बी आप मुझे पकड़ेंगे नहीं। तौफीक दी तो यू विल नॉट बी। मुझे पकड़ेंगे नहीं आप अगर मैं ले जाऊं 2 लाख डॉलर? आज अगर आप ले जाएंगे बाय ओपनिंग एन अकाउंट, दैट्स व्हाई हाउ पीपल इवन टुक मनी एंड बॉट होटल्स आउटसाइड पाकिस्तान। और कोई अभी पकड़ा नहीं जा रहा क्योंकि कानून है ना आपका। 2001 का जन्म शरफ से तोहफा देगी उन्हें इस मुल्क को। अच्छा डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लें, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब लाहौर हाई कोर्ट के फरूख इरफान साहब, उनका नाम पनामाज में भी था, बहामाज में भी था। इसका मतलब है हुकूमत उनके खिलाफ कुछ नहीं कार्रवाई कर सकती, जुडिशल काउंसिल को नहीं लिख सकती कि पैसा ले। देखिए मलिक साहब, देखिए ये मुनासिब नहीं है बिकॉज कानून भी इजाजत नहीं देता कि मैं इंडिविजुअल बैठ के प्रोग्राम में या अदरवाइज डिस्कस करूं। इवन कमेटी के सामने भी उन्होंने ओवरऑल ग्रॉस पोजीशन पेश किया। हाई प्रोफाइल केसेस में नाम लेके बोलना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। कोर्ट ले सकता है, नहीं इस तरह आप जुडिशल काउंसिल को लिखिए, हुकूमत फरीक बने। कोर्ट इंफॉर्मेशन ले सकता है, नॉट इंडिविजुअल्स। क्या हुकूमत फरीक बने
करेंगे, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखेगी कि इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जाए? किनके खिलाफ? जस्टिस फारूक इरफान उनका नाम है। एक सेकंड ना जी, प्लीज हैव ए हार्ट यार। आप मैं कह रहा हूं, मैं आपको कानून 2001 का कर रहा हूं, आप उसके उस तरह आ ही नहीं रहे। आपके $7.6 बिलियन लोग जो लेके गए हुए हैं पाकिस्तान से 5 साल में, वो कानून के मुताबिक है। यू कैन नॉट डू ए थिंग। तो सारी ऑफशोर कंपनी, सारी दुबई की इन्वेस्टमेंट, बात ये भी कर रहा। अच्छा, मैं पैसे लेके जाके जिस लिस्ट की आप बात कर रहे हैं, वो आप उनको एज ऑफ टुडेज लॉ, वो दुबई वाली प्रॉपर्टीज का आप तस्करा करें, अनलेस कि आप ये साबित करें कि यहां टैक्स चोरी का पैसा है। जस्टिस फारूक इरफान का नाम पनामा और बहामास में। यू आर टॉकिंग वन अबाउट वन इंडिविजुअल। सर वो हाई कोर्ट के जज है। वो तो देन द जुडिशरी शुड टेक नोटिस। व्हाई शुड आई सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को नहीं लिखना चाहिए आपको? मैं क्यों लिखूं? हुकूमत को, आप फाइनेंस मोटो मिनिस्टर चलता है हैं, आपका टैक्स इवेजन हुई है। मोटो चलता है इस मुल्क में, वो करेंगे। नहीं, इस तरह नहीं है मतलब साहब, प्लीज। आई थिंक यू आर बीइंग पर्सनल हियर, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। अच्छा, एक इसमें जो मेरे ख्याल में अभी आपने जिक्र किया प्ली बार्गेन वाले लॉ का, वो अच्छा पॉजिटिव इनिशिएटिव है कि उसको जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है सारी उम्र के लिए आप उसको बैन कर देंगे कि आइंदा से जो प्ली बार्गेन करेगा। और सिविल सर्वेंट भी, सिविल सर्वेंट, लेकिन सिविल सर्वेंट वाले इशू पे मुझे इतराज है। अभी जो बलूचिस्तान के अंदर केस था उसके ऊपर 40 अरब की एलिगेशन थी, 2 अरब की उसने प्ली बार्गेन सेटलमेंट की है, 38 अरब उसके हलाल हो गए। उसको क्या जाता है जी, आप उसको सारी उम्र के लिए सिविल सर्वेंट में बैन कर दें? इसमें 2 एलिमेंट्स आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। मेरी सुने, इसमें 2 हिस्से थे, अगर पूरा समझ लें आप। एक वॉलंटरी रिटर्न थी, वो जो कोर्ट में भी नहीं जाती थी, और चेयरमैन साहब को ऑथराइज थे कि उसको अप्रूव कर दे जो भी अरेंजमेंट हो। अब किसी बंदे को पता चल गया, चाहे वो पब्लिक ऑफिस होल्डर हो या वो सिविल सर्वेंट हो, गया जी मेरा तो खुल गया मसला, अल्लाह माफ करे अगर उसने 100 रुपया बनाया तो जाके 10 रुपये या 20 रुपये ऑफर करके जमा करके अपनी जान छोड़ी, वापस पब्लिक ऑफिस, वापस सिविल सर्विस। ये फर्क था। प्ली बार्गेन में ये था कि कोर्ट अप्रूव करता था जो भी सेटलमेंट होती थी, और कोर्ट उसमें वो फिर उसकी 10 साल की जो थी बैन, हमने उसको एक ही कर दिया, एक, और लाइफ बैन कर दिया। आई मीन इससे आगे तो हुकूमत नहीं जा सकती। लेकिन 2 अरब के ऊपर उसको बाकी 38 अरब की माफी मिल गई ना? नहीं, पर देखिए ना मलक साहब, अब वो मैं आपको ऑडियंस, आप उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे जो हुकूमत ने किया। वो तो मैं शाबाश दे रहा हूँ, लेकिन ये पब्लिक ऑफिस चले ना, पब्लिक ऑफिस होल्डर के लिए तो अच्छा लॉ है हर लेकिन वो जो सिविल सर्वेंट 38 अरब कमा गया उसको नहीं आप पकड़ सकेंगे। हर बुराई को हमें रोकना ना मिलके, ठीक है ना, माजी की बुराइयां। नैब लॉ को रिफॉर्म करेंगे, बिल्कुल चेयरमैन के अपने ऊपर लोगों के तहफुजात है। मेरी अर्ज सुने, देखिए नैब लॉ ओवरऑल उसके लिए पार्लियामेंट्री कमेटी 20 रुकनी बन गई है, पता नहीं आपके इल्म में है जी है। उसमें 13 MNAs हैं और 7 सेनेटर्स हैं, और वो बुध को पहली मीटिंग हो रही है, दे विल इलेक्ट द चेयरमैन, और पूरे का पूरा लॉ। ये हमने शुरू से कोशिश की थी आते ही, लेकिन समहाउ ये नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हम करना चाहते थे, नून लीग ने मुखालफत की। नहीं, वो नाम लेके कहते हैं। चल इस तरह कह दे कि पीपल्स पार्टी का ड्राफ्ट हमें मंजूर नहीं था, हमारा ड्राफ्ट उन्हें मंजूर नहीं था। लेट्स पुट इन दिस वे। अब क्या करेंगे? अब हम जब सब पार्टीज बैठेंगी, लॉ तो आपको मजबूत बनाना है। अगर कमजोर लॉ के अंदर लोग चोर निकल गए तो फिर तो फायदा नहीं। पार्टीज बैठेंगी और बैठ के फैसला करेंगी। सब पार्टीज बैठेंगी। पार्लियामेंट का मकसद ये है ना, मुल्क के लिए जो भी कानून साजी करनी है करें। मकसद तो कानून को मजबूत बनाना होना चाहिए साहब। जो अवलीन मकसद है वो इस कानून को, नैब लॉ को मजबूत बनाना होना चाहिए, ताकि जो बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है उसको बचने का रास्ता ना मिले। मैं आई एग्री विद यू। इसीलिए लाइफ सेंटेंस कुछ 10 साल पहले तो 10 साल थे ना मैक्सिमम। वो प्ली वॉलंटरी रिटर्न में तो कुछ भी नहीं था। अगले मोमेंट आप जाके दफ्तर में बैठ जाए और अपने पब्लिक ऑफिस में बैठ जाए। नो, हमने तो उसको लाइफ टाइम बैन किया है। अगर पार्लियामेंट फैसला करे उसको फांसी देनी तो फांसी की सजा रख दें, ये पार्लियामेंट कर सकती है। हमने जो विजडम में हुकूमत के आया कि जी लाइफ टाइम सेंटेंस, प्राइम मिनिस्टर साहब को अपने, मैंने ये लॉज रिव्यू कमेटी के पास 5 जनवरी को रेफर किया मैटर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 जनवरी को। 6 को आई हेल्ड द मीटिंग एज चेयरमैन ऑफ द कमेटी। तमाम उसमें जो हमारे मेंबर्स हैं वो तमाम उसमें बैठे। उसके बाद हमने अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ये हुकूमत को तजवीज़ दी। उसके बाद उसको कैबिनेट को बस सर्कुलेशन उसको भेजा गया और कैबिनेट ने अप्रूवल दी और ऑर्डिनेंस जारी हुआ। तो आप देखें ना, हमने प्रोएक्टिवली काम किया है। देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि आपके नेक्स्ट डोर में, इंडोनेशिया में, ब्राज़ील में, कई मुल्कों में हुआ है। ये पनामा के बाद यूके ने लॉ चेंज किया, हमने भी लॉ अपना चेंज किया। अब अनफॉर्चुनेटली वो लॉ बजाय आज उस पर अमल दरामद हो रहा होता, अब वो 4 महीने लग जाएंगे प्रोसेस में ऑलमोस्ट, क्योंकि 120 दिन हैं नेशनल असेंबली और सेनेट में लग जाए। लेकिन मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कोई इंप्रूवमेंट पार्लियामेंट या पब्लिक से कोई भी, हमें जब तक फाइनल पास नहीं होगा, कोई भी अच्छी आइडिया आएगा उसको भी इनकॉर्पोरेट करेंगे। थोड़ा सा इकोनॉमी के ऊपर सवाल आपसे मैं पूछ लूं। पाशा साहब का स्टेटमेंट है, इसके ऊपर एक आध आर्टिकल भी छपा है कि आपकी नवंबर दिसंबर के महीने में आपकी रिजर्व्स डिप्लीट हुई हैं $750 मिलियन के करीब, और बड़ा बुनियादी फैक्टर उसमें आपकी एक्सपोर्ट की फेलियर है। जी। आपकी FDI फ्लोज
ऊपर जाने की बजाय नीचे गए हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम सीपैक के ऊपर बहुत क्रेडिट लेते हैं। ये इश्यूज हैं जो आपको टैकल करने देखो मलिक साहब, पाशा साहब दोस्त हैं और वो थोड़ा सा हिस्ट्री भी अपने सामने रखें कि जब वो थे तो रिजर्व क्या थे। और पीपल्स पार्टी के ज़माने में पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन जो रिजर्व थे वो जुलाई 2011 में थे, आपको याद होगा 18.2 अरब। उसमें 7.5 अरब जो था वो IMF के फ्रंट लोडेड प्रोग्राम, अगर आपको याद है जरदारी साहब गए थे जी मुझे 50 बिलियन दें, 4 मुल्कों में उन्होंने टोक्यो अपना, फिर इसमें ब्रसल्स में, लंदन में, अबू धाबी, उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस फ्रेंड्स ऑफ डेवलपमेंट पाकिस्तान कुछ नहीं मिला उसका। ठीक है जी। उसमें 7.5 उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को $11 बिलियन का IMF का पैकेज दे दें। SBA प्रोग्राम हो गया जो कि 3 जो इंस्टॉलमेंट्स के बाद हम भाग गए। एज ए कंट्री रिफॉर्म नहीं करने की हिम्मत थी, मुश्किल होते ना रिफॉर्म करने। उसमें लेकिन 7.5 बिलियन ले लिए, फ्रंट लोडेड प्रोग्राम था। 7.5 अगर निकाल दें आप मलिक साहब 18.2 में से, तो यू वर लेस देन वर्चुअली अराउंड 10 बिलियन। आपने भी तो कर्जा लिया। नहीं, एक सेकंड, मैं अपने कर्जे का भी हिसाब देता हूं। हमने 6.2 लिया, 4.5 बिलियन पीपल्स पार्टी के उस कर्जे को आप वापस किया, 3 बिलियन वो अपने टेन्योर में वापस करके 7.5 से, और 4.5 हमने किया आगे। आपको वरी नहीं करता ये कंपैरिजन? तो छोड़ दें, प्रोग्राम बैंड पे आ जाएंगे। मैंने अब 1.7 निकाल दे तो दैट मींस कि हमारा जो है एक्चुअली रिजर्व जो है 18.2 के बजाय वी टच्ड 24, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा 23 का हदफ था, पहले 20 का था, फिर 21 में $750 मिलियन की आपकी रिजर्व डिप्लीशन हुई। तो आपकी एक्सपोर्ट फेलियर है, FDI नीचे जा रही है, आपको परेशानी नहीं है? अभी देखें, 2 हिस्से हैं। एक तो यह है कि जो हकीकत है उसको भी माने कि जिस गवर्नमेंट ने 18.2 से 24 पे लेके गई है उसको भी क्रेडिट देना। हमारा तो 23 का आप रिजर्व बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स 5 साल में $25 अरब से $22 अरब पे आ गई हैं। भाई वो तो मलिक साहब, जब ऑयल की कीमतें गिरी हैं, जब कमोडिटी प्राइसेस गिरी हैं, दुनिया में हर चीज की कीमतें गिरी हैं, आपकी कई चीजें क्वांटिटी में ज्यादा एक्सपोर्ट हुई हैं, आपकी वैल्यू कम मिली है, लेकिन दैट इज नॉट द इंपोर्ट्स में भी तो आपको ऑयल की कीमतों ने हमारा बेड़ा गर्क किया हुआ था, बेनिफिट भी तो करा है। नहीं तो बेनिफिट क्या, 43% इन प्राइस इंक्रीज हो चुकी है दिसंबर टू दिसंबर। अभी भी आप $115-20 नहीं पे कर रहे जो पीपल्स पार्टी मैं वही गुजारिश कर रहा हूं कि देखें, एक्सपोर्ट बढ़ाने का तो कोई इसमें दो राय नहीं है। अपना हमारे जो नॉन कन्वेंशनल मार्केट्स, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स और वैल्यू एडिशन, मैं कॉमर्स मिनिस्टर रहा हूं, एक्सपोर्ट वाली साइड फेलियर है डर साहब। मलिक साहब, हम दुनिया की 11-12% कॉटन प्रोड्यूस करने वाला मुल्क के 1% भी एक्सपोर्ट अर्निंग नहीं करते, वैल्यू एडिशन नहीं है। बरामदात में नाकामी, मैं मान जाइए। मैं कह रहा हूं कि हमारी एक्सपोर्ट 3 साल नॉन स्टॉप नहीं कंसेक्यूटिव। अब FDI क्यों नहीं ऊपर जा रहे? आप सीपैक के ऊपर। आई एम नॉट होल्डिंग ए ब्रीफ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आई विश कि अगर आपको पता होता कि आपने ये सवाल पूछने में तफसील और लिया था। सीपैक के ऊपर जी, सीपैक के ऊपर हम कहते हैं प्रोजेक्ट लग रहा है। मैं इस पे ये अर्ज कर रहा हूं कि कोई फिक्र वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक। एक्सपोर्ट्स पे यस वी शुड वर्क एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट। यू विल हैव सम न्यूज। देखिए, एक्सपोर्ट रिफरेंस लोएस्ट पे लेके आए, आपको पता है पाकिस्तान तारीख में कभी मेरे 3% करीब नहीं है, 3 और 3.5। LTFF लॉन्ग टर्म फाइनेंस फैसिलिटी उसको 5% लेके आए फ्रॉम 9.5। आपका ये जो सेल टैक्स रिफंड्स रुके होते 45 बिलियन मैंने बजट में अनाउंस किए, 21.5 बिलियन 30 अप्रैल तक दिए। उसका PM ने 30 जून तक आकर क्लियर करेंगे, उसको क्लियर किया। डिस्पाइट ऑल दिस एक्सपोर्ट्स नीचे हैं सर। सुने, पांचों आपके मेजर एक्सपोर्ट सेक्टर्स को जीरो रेटेड किया गया सेल टैक्स में। डर साहब एक ब्रेक ले लें, एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डर साहब, हम FDIs के ऊपर आमतौर पर दाएं बाएं होकर निकल जाते हैं, कहते हैं सीपैक की बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। मैंने अभी आज प्रोग्राम में आप क्योंकि आना था, तो आपके आने से पहले हम थोड़ा कभी कभार रिसर्च करने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप रोज ही करते हैं। सीपैक के तहत $1184 मिलियन कर्जों की शक्ल में आया है, जो इन्वेस्टमेंट की शक्ल में आया है $626 मिलियन है 15-16 की फिगर, और $156 मिलियन है ये 5 माह की फिगर, हार्डली $750 मिलियन। हम उसको कहते हैं बराह रास्त इन्वेस्टमेंट है, तो कर्जा आ रहा है सारा। एक सेकंड, इसके 2 हिस्से हैं। टोटल जो सीपैक है उसके जितने एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं, मासवेज जिसमें एक प्रोजेक्ट थर में सिंध का जो एक हिस्सा है 51%, बाकी सारे के सारे प्रोजेक्ट प्राइवेट सेक्टर में। एक वो कर्जा नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर जो प्रोजेक्ट लगा रहा है वो ओनर है, उसने पैसे देने हैं। गवर्नमेंट जब बिजली पैदा करेगा देगा, उसकी कीमत अदा करेगी, वो अपनी सर्विसिंग करेगा। एक आप इस पे सॉवरेन गारंटीज दे रहे हैं? उस पर तो आपकी पावर नो, कोई सॉवरेन गारंटी, पावर परचेज एग्रीमेंट। तो कर्जों में क्यों आ रही है ये पैसे? मैं आप मुझे इजाजत नहीं देंगे तो फिर यू कीप इंटरप्टिंग मी, आई कांट आंसर यू। सर,
1.1 बिलियन जो बात हो रही है, ये उन 34 बिलियन 46 में से अभी तो कुछ में ऐड हो गए हैं। कराची सर्कुलर ऐड हो गई है, कोयटा का ऐड हो रहा है, केपी का ऐड हो रहा है, जो अभी चीफ मिनिस्टर गए थे। अभी शायद ये 55 बिलियन पे जाए। लेकिन जो ओरिजिनल 46 बिलियन का, उसमें 34 बिलियन मलिक साहब और एनर्जी प्रोजेक्ट्स, मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था। बाकी जो है वो 12 बिलियन, उसमें आपके 3 बिलियन है सक्कर मुल्तान, 5 बिलियन है रेलवे के लिए, 3 बिलियन है आपके ग्वादर, एंड दैट्स ऑल पब्लिक सेक्टर ने जो कर्जा लेना है। ये अगर कर्जे के अमाउंट आप दे रहे हैं तो ये उन 12 बिलियन में से होगा जो कि स्टेट ले रही है। वो प्रोजेक्ट्स जहां आप अब रेल आप मोटरवे छोड़ तो नहीं सकते ना मुल्तान से। तो आपका कहना है जब वो प्रोजेक्ट आएंगे तो फिर वो एफडीआई वाला कंपोनेंट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जनरल राहील शरीफ, इस्लामी मुल्कों की फौज के सरबराह, हुकूमत ने मंजूरी दे दी इसकी? देखिए, ये थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल है, लेकिन आई ट्राई टू हैंडल इट। ये वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इसका ताल्लुक है, मिनिस्टर डिफेंस जवाब दे चुके हैं। कल मैंने उनकी एक स्टेटमेंट पढ़ी है मीडिया में। बेसिकली जब वो सर्विस में थे तो सऊदीया की ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान की फ़ौज के साथ साथ जो एक इस्लामी मुल्कों की फ़ौज बनी उसको भी वो सरबराही ले। ये हुकूमत का, प्राइम मिनिस्टर का और जनरल राहील का अपना ये कंसेंसस व्यू था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि उसमें 34 मुल्क हैं उसका। तो जब आप कोई भी XYZ, जब आप पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह हैं तो एक नेटो टाइप इस तरह की आप उसकी सरवाई करेंगे, या एक इस्लामी जो फ़ौज बनी है करीबन उसमें 39 कंट्रीज़ अब तक आ चुके हैं, तो वो मुनासिब नहीं था। अगर अभी उनको कोई ऑफ़र है, वो उम्रे पे गए हुए हैं, तो आई एम श्योर कि जो कानूनी और आइनी तकाजे हैं वो पूरा करेंगे। नोइंग जनरल राहील, ही विल नॉट डू थिंग्स इन द एयर। वो अपनी हर चीज़ को पूरा करेंगे। एक हो सकता है, मुझे इत्तला नहीं है कि उनको ऑफ़र अभी हुई है या नहीं हुई, वो उम्रे पे गए थे। अगर उनको ऑफ़र हुई है और अगर उन्होंने इन प्रिंसिपल कहा भी है, तो आई एम श्योर कि उसका शर्त लगाएंगे कि मैं अपने मुल्क की जो रिक्वायरमेंट्स उसको नोइंग जनरल राहील वो पूरी करेंगे। उसका ड्यू प्रोसेस तो ये होगा, क्योंकि अभी 2 इयर्स वो जो सर्विस वाला उनके ऊपर लॉ एप्लीकेबल है, वो अप्रूवल उन्हें हुकूमत की चाहिए होगी। इन प्रिंसिपल अगर मैं आपका मौक़िफ़ हुकूमत पाकिस्तान का पूछूं तो क्या उन्हें लगना चाहिए? क्योंकि दो आराएं, कुछ लोगों का ख्याल है कि अच्छा पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, कुछ कहते हैं नहीं दाखिली खल्फशार ना बढ़ जाए। आपकी इंटेंशन क्या? देखिए, मैं समझता हूं कि चूंकि मैं शायद उस कोर ग्रुप में होगा जिसमें डिस्कस होगी, तो मेरा अपना ओपिनियन देना उन लोगों के ओपिनियन को प्रेजुडिस कर देगा। इट विल नॉट बी फेयर। सब्जुडिस वाले समझ लें। So that decision is going to be taken by the government. But the government, obviously, I'm sure that General Raheel will also come back and will talk to the government and particularly Prime Minister साहब, और फिर जो फैसला होगा वो फिर मुल्क की मुफाद में हर चीज़ कानून आइन को देख के फैसला करेंगे। आगे भी इसी तरह ही था कि उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन वो ख्वाहिश इसलिए पूरी नहीं हो सकती थी कि एक पाकिस्तान का सिपह सलार अपनी फ़ौज का वो दूसरे 34 या 39 मुल्कों की फ़ौज को पैरेलल उसको कमांड नहीं कर सकते थे वो, और उन्होंने उसको खुद भी वो उसी सोच में थे और हमारी भी वही सोच थी। लास्ट टॉपिक, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपका कलीदी किरदार है, तो आपसे सवाल भी हमने ढेर सारे रखे हुए हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या टाइमलाइन है उसकी, कब तक मंजूर करेंगे? मलिक साहब, इलेक्टोरल रिफॉर्म जो है वो उसके 9 लॉज थे, आपको पता है, जनरल इलेक्शन के हवाले से। 1976 का पहला लॉ है, उसके बाद फिर लॉ और फिर जनरल मुशर्रफ के ज़माने में मुख्तलिफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं, वो 9 हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमारी जो है करीबन टोटल जो मीटिंग्स हैं मेन कमेटी की और सब कमेटी की मिला के 100 के करीब मीटिंग्स हुई। उसमें हमने पहले हमने एक 22वीं तरमीम दी थी, वो भी इसी का हिस्सा था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को लगाने के लिए, कमिश्नर ऑफ द ECP, आपको याद होगा। तो वो हमने फिर एक इंटरम रिपोर्ट दी थी पार्लियामेंट में, और 22वीं तरमीम आई थी आइनी, जिसके तहत फिर वो हमने वक्त पे चेंज किया, और फिर उसके तहत अब जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर ECP और कमिश्नर जो हैं इलेक्शन कमिश्नर वो सारे अपॉइंट हुए। एक उसके बाद ये कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है, आपके 9 के 9 डिसअपीयर हो जाएंगे। इलेक्शन लॉ या बिल कह लें 2017 इंशाल्लाह, ये हमने सेकंड अपनी इंटरनल रिपोर्ट के साथ सेनेट और नेशनल असेंबली को सर्कुलेट कर दिया ऑलरेडी। इलेक्शन लॉज 2017 सारे लॉज को कंसोलिडेट करके एक सेंट्रल लॉ बन जाएगा। और उसके बाद जब अभी हमने 30 दिन दिए हैं जनरल पब्लिक को भी कि अगर इस पे भी किसी ने कुछ कहना हो उसको वेबसाइट पे डाल दिया है, और दोनों हाउसेस के ऑनरेबल पार्लियामेंटेरियंस को भी, सेनेटर साहबान को भी, मेंबर नेशनल असेंबली को भी, और पॉलिटिकल पार्टीज को भी, कि जनाब अब ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, इस पे आप अपनी राय अगर देना चाहते हैं, कोई इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, हमें बता दें, उसके बाद हम ये काम करने जा रहे हैं। लेकिन नॉर्मली लॉ आता है,
रूल्स उसमें हमारा आदत है कि कई कई महीने नहीं साल गुजर जाते तो नहीं आते। हमने पैरेलल कंसोलिडेटेड रूल्स भी बना लिए और वो हमने ईसीपी को दिए, इसी कमेटी ने, और उनको भी 30 दिन दिए हैं कि आप अब इन रूल्स में जो कि प्राइमरली अगर इनपुट ईसीपी की आती है वो मेन कमेटी उसको भी देखेगी, तो लॉज भी एक हो जाएंगे और रूल्स भी एक हो जाएंगे। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा जवाब मिल जाए, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। 17वीं तरमीम के वक्त भी 4 ईयर इलेक्शन टर्म की एक तजवीज़ थी, हुई नहीं थी, क्या वो दोबारा उस तजवीज़ को गौर कर सकते हैं? देखें, इसमें आईनी तरमीम मलक साहब, बाय द वे, ये कवानीन 18वीं तरमीम के वक्त ये हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म की कवानीन इलेक्शन लॉज है, ठीक है। आईनी तरमीम अंडर डिस्कशन है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज उसमें कर रही है, यही सब कमेटी अभी उसके ऊपर भी काम मेन कमेटी भी करेगी, और उसमें ये जो है ये देखा जा सकता है। आपको याद होगा कि मेरी प्रपोजल थी पीएमएलएन के बिहाफ पे पिछले जब 18वीं तरमीम हुई थी कि आप ये जो 100 की फौज बनाई हुई है कैबिनेट की, इसको कम करें 11% और 15 विच एवर इज बिगर। तो उस वक्त ये था जी हम तो 96 आपकी तजवीज पे अमल भी हो गया और नहीं, पर क्या 4 ईयर इलेक्शन टर्म की तजवीज देंगे? एक कंडीशन थी कि अगले इलेक्शन से होगा। तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी पॉजिटिव है और इसको सब्जेक्ट टू तमाम पार्टीज एग्री करें तो हमें इसको आईनी तरमीम के पैकेज में लाना चाहिए कि जी आफ्टर नेक्स्ट इलेक्शन जो है वो 4 साल की टर्म होगी। कोई अच्छी बात। इसहाक डार साहब, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।